हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दिसंबर 2019 का ओल्ड पेपर, और इसका एक पार्ट हमने कल सॉल्व किया था, तो उसी की सीरीज़ हमें कंप्लीट करनी है। हमने 10 ईयर के पेपर कंप्लीट किए हैं। 2010 से जो एग्ज़ाम हुए हैं हिस्ट्री के, उन सभी को हमने कंप्लीट किया है। और अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पर हमने 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, हमें 51 से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला अभिकथन कहता है, अजंता के प्राचीन चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर रीज़न दे रहा है कि काल क्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। ये भी करेक्ट होगा, तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, और फिर से हमें वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले कह रहा है, राजशेखर ने बल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, राजशेखर ने लिखा था, बाल रामायण लिखा था। फिर तर्क दे रहा है, वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। ये गलत हो रहा है, तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर बोल रहा है, 1913 में किसने निम्नांकित टिप्पणी की थी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। चलिए रीड कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तात्कालिक कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो ये ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं, इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा, कहने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 अभी कंप्लीट आपको दिख रहा होगा। तो उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शैयद को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। तो वह सुल्तान कौन था। तो लाइव में आप कमेंट दे पा रहे थे और मुझे डायरेक्ट आपके आंसर्स मिल पा रहे थे, लेकिन अभी हम लाइव कुछ टाइम के लिए नहीं करेंगे। लाइव ना करने का रीज़न है कि जो नेटवर्क है बहुत ख़राब आ रहा है, डाटा नेटवर्क बहुत ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से लाइव मैंने कुछ टाइम के लिए भी बंद कर दिया है। तो अभी हम लोग ऐसे ही स्टडी करेंगे, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, और ये लास्ट पेपर है, ये आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम जो तृतीय प्रश्न पत्र आते थे ओल्ड पेपर हिस्ट्री के, उसको हम कल से सॉल्व करने वाले हैं। उसकी एक नई सीरीज़ हम क्रिएट करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि 2010 से हमने पेपर सॉल्व करना शुरू किया था, और दिसंबर 2019 तक हमने कंप्लीट पेपर कर लिया है। आज का पेपर इंक्लूड कर लेंगे तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं,
और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और आई बटन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, यानी जो करेक्ट है उन्हीं को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा, एक बार रीड कर लेते हैं। ये कहता है कासिम खां को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरे के किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया, सही है। फिर बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया, ये भी करेक्ट है। और सी कहता है फादर मोसरेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़र मैना यानी सैपर की साधारण स्थिति से उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था, ये भी करेक्ट है। और डी हमारा करेक्ट नहीं होगा, इसीलिए रीड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आ जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से रीड कर लेते हैं, 56 है। क्वेश्चन नंबर 56, औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। मतलब जो सही है उसे फिर से हमें चूज़ करना है। तो कौन सा हमारा सही हो रहा है, इसमें हमारा जो सही होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए कहता है 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्रित केंद्राभिसारी व प्रभुत्ववादी थी, करेक्ट है। फिर बी कहता है महेंद्र लाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था, ये वाला करेक्ट होगा। फिर सी कहता है राज्य की संलग्नता ने औपनिवेशिक विज्ञान को जनहितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया, ये गलत है। फिर डी कहता है औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशिकवाद के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बुना हुआ था, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें ए, बी और डी को इंक्लूड करेंगे। ए, बी और डी को लेंगे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में निम्नांकित यात्रियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये यात्री दिए गए हैं और इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम रखेंगे अल बरूनी को नंबर 1 पे, फिर इब्न बतूता को नंबर 2 पे, इसके बाद रखेंगे सदी अली रईस को नंबर 3 पे और विलियम फिच को सबसे लास्ट में 4 पे। तो इस तरह से क्रम अगर व्यवस्थित करते हैं तो हम अपना उत्तर मैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो कथन और कारण का क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसे हम छोटा कर लेते हैं।
चलिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अभिकथन है, हाँ, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिबंध, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। फिर विद्वानता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक धूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्य की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि चिरकालीन रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट हो रहा है, लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे, निम्नलिखित में से किस पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतार की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये था मत्स्य और वायु पुराण। मत्स्य और वायु पुराण हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसके यात्रा वृत्तांतों में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया गया है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट दी गई है, आम जनता इतनी भीषण गरीबी से जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। तो ये थे फ्रांसिस्को पेल शर्ट का रेमानंस ट्रेटाइन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आप स्क्रीन पे इस नाम को देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है ताकि आप स्पष्ट रूप से इसे पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जद गुरु गोसाई से मिलने के लिए गया था? तो वो कौन सा सम्राट था? ये था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 63, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की? तो इसका कंफर्म उत्तर मुझे नहीं मिल सका है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। ये सुमेलित करने का प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे सुमेलित करना है। भुवन कोश को हम कहाँ पर करेंगे? तो भुवन कोश को हम कर देंगे भूगोल से। फिर व्रह जातक को हम कर देंगे सेकंड ज्योतिष से। दश रूपक को हम कर देंगे, दश रूपक को यहाँ पे हम करेंगे दश रूपक नंबर 3 से नाट्यकला, और सार को हम कर देंगे वास्तुकला से। तो इसे सुमेलित करेंगे तो नीचे मैच कर लेते हैं। ए का हमने 4 लगाया हुआ है, 2 जगह दिख रहा है 4। फिर हमने सेकंड लिया है तो दोनों जगह दिख रहा है। फिर थर्ड लिया है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, और फिर से यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। इसे हमें आपस में मैचिंग करना है। एक तरफ इतिहास दर्शन शास्त्री हैं, दूसरी तरफ कृतियाँ दी गई हैं, और उसे आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो माइकल फूको को हम कहाँ पर करेंगे? माइकल फूको को हम कर देंगे द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से। इसके बाद एडवर्ड सईद को हम कर देंगे नंबर 3 से कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। फिर हेड एंड वाइट को हम यहाँ पे नंबर 4 से कर देंगे मेटा हिस्ट्री से। इसके बाद है मार्क ब्लॉक को हम कर देंगे हिस्टोरियन क्राफ्ट से। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? तो ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो ये दावा किया गया है, ये दावा जो दिया गया है ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? तो वह वर्ष हमें पहचानना है। तो यह वर्ष था 1861। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नांकित में किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने जिसका नेतृत्व नहीं किया था वो था माहदा मीठा जलाशय सत्याग्रह। ऑप्शन 3 होगा। खेड़ा सत्याग्रह का किया था, रॉलेट बिडल का विरोध में सत्याग्रह हुआ था, वाईकुंभ सत्याग्रह, लेकिन माहद मीठा जलाशय सत्याग्रह का नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे दे रहा है इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। निम्नांकित में से किसने इतिहास की उपयुक्त परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा दी गई है जेपी गूच के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल में स्वर्ण द्वीप और यवन भूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान दिया था। 5 गांवों का दान दिया था, सही है। फिर रीज़न देख लेते हैं। यह शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपनी मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 72,
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में निम्न में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? तो ये हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एशुलियन औजार के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? तो ये साक्ष्य हमें मिलता है अतिरम पक्कम। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नांकित में से कौन सहायक अफगानिस्तान में अवस्थित है? यानी अफगानिस्तान में कौन कौन सी है? तो हो जाएगा हरि, रुद्र, कुंभा, क्रूमो, विस्तिस्ता छोड़ देंगे। तो हमारा जो उत्तर इसे बन जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो हमारा सही हो रहा है। मैं सीधा आपको उत्तर देती हूँ। ए, बी और सी हमारे करेक्ट हैं और एक बार रीड कर लेते हैं इसे। ए, बी और सी हमारे करेक्ट हो रहे हैं। तो ए कहता है अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। इसके बाद बी कहता है स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, चांदी की शुद्धता में कभी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्के की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। वहाँ एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा ए, बी और सी, मतलब ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पे 76 में देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया और बारबर दरान नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था। इसके अलावा 200 यक जवान अथवा सिलहदारान थे जिनका काम सुल्तान के निजी शास्त्रों का संरक्षण था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें खसह खेल कहा जाता था। थोड़ा सा काफ़ी टफ वर्ड्स हैं। अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और गुलबर्ग के इस बाहमनी सुल्तान की पहचान करिए। तो ये कौन सा सुल्तान था? तो ये सुल्तान था मोहम्मद प्रथम। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। यहाँ बोल रहा है स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे ए, बी और सी हमारे करेक्ट हो रहे हैं। ए, बी और सी। तो बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया, बिल्कुल सही है। फिर स्तूप के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी, ये भी सही है। सी कहता है जैन मतावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, ये भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं और ये भी आ गया है सम्मिलित करने का प्रश्न। चलिए सम्मिलित करते हैं।
आदिनाथ, आदिनाथ को हम कहाँ पर कर देंगे? आदिनाथ हो जाएंगे सांड से, इनका प्रतीक था। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को कर देंगे घड़ा से। महावीर को कर देंगे शेर से। और पार्श्वनाथ को कर देंगे सांप से, सर्प से। तो इस तरह से अगर सुमेलित करते हैं तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन 2, प्रलेखों की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सभी सही है। अगर सही ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर दूं ताकि आप इसे बाद में पढ़ सकें। सारा कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने की इच्छा है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो करेक्ट है उसी को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ए और डी। प्रेमचंद्र उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने दलितों को गरीबों के एक भाग के रूप में और उसकी विशिष्ट समस्याओं के साथ स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरित्रों के रूप में दर्शाया। फिर डी कहता है प्रेमचंद के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में 1935 में और बाद में हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इस प्रकार यह उनका समन्वयकारी व्यक्तित्व दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारे 2 ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ए और डी। तो नीचे देख लेते हैं, नीचे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए और डी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का 1 करेक्ट है। अभी 81 पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर हैं और पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं बता दूं उनको कि ये पेपर ऑनलाइन हुआ था और ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत मुश्किल से ये पेपर मिलता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। यहाँ पे नाटक काट दिया है, नाटक दिए हुए हैं और उन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए इसे सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे नाटककार और नाटक दिए गए हैं और उन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती को हम कहाँ पर करेंगे? तो एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। और धर्मवीर भारती को हम कर देंगे नंबर 3 से अंधा युग। विजय तेंदुलकर को कर देंगे घासीराम कोतवाल। फिर गिरीश कर्नाड को हम कर देंगे हाय वदन से। और हबीब तनवीर को कर देंगे आगरा बाजार से। तो इस तरह से अगर सम्मिलित करते हैं तो आप मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, मेगास्थनीज के अनुसार एरेस्ट नोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? तो कौन था एरेस्ट नोमोई? ये था जिला प्रशासन का प्रभारी कहलाता था एरेस्ट नोमोई। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर एक मिस हो रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है निम्नांकित मुगल शासकों को क्रम में लगाइए। तो ये क्रम में इनको व्यवस्थित हमें करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा बहादुर शाह, सबसे 1 नंबर पे हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे जहादर शाह को नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे फारूक शियर को और सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह को। तो इस तरह से क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 84 में आ गया है। 84 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब करेक्ट जो है उसी को हमें चूज़ करना है। तो ये कहता है ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज और उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और प्रतिपादन सम्मिलित है।
तो इसे हम कहेंगे ये हमारा सही है, ये ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है यदि प्रतिज्ञप्ति का आधार केवल सहयोग है तो तर्क किया जाना चाहिए। ये सही नहीं हो रहा है, ये हमारा गलत है। फिर सी कहता है प्रलेखों के पंथ विशेष रूप से सरकारी प्रलेखों के विकास का अधिकांशतः श्रेय लियोपोल्ड वॉन रांके को दिया जाता है, ये करेक्ट है। फिर डी कहता है ओस्वाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन इतिहास प्राचीन मध्ययुगीन और आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण पर तीव्र प्रहार को प्रारंभ होता है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो इसमें उत्तर बन जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो ये पाया गया है मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। 86 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो ये था अल्तमगा जागीर, जो कि राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो फरिश्ता लिखते हैं उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। तो कौन है ये शासक? ये था बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है शब्द और अर्थ दिए गए हैं और आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर एवान को हम कर देंगे नंबर 3 से। स्तंभ युक्त विथि या गैलरी। फिर बारादरी को हम कर देंगे नंबर 4 से एक स्तंभ युक्त मंडप। फिर काशीकारी को कर देंगे टाइल मोजैक से। और ट्रेबियेट ये हो जाएगा, एक ही बचा है यहाँ पर नंबर 1 से इस एक स्तंभ और लिटन पर आधारित संरचना सिद्धांत। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 में बोल रहा है, तो 89 में कह रहा है आधुनिक संगीत के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज़ करना है। मैं सीधा आपको उत्तर दूंगी। ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो रहा है। संगीत में नव विकास रुचि, इसका अभ्यास और प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित थी। तो ये जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। और जो सही है उसे आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। अपराध का पता लगाने और साक्ष्यों के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इस प्रणाली का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ 1898 में। फिर यहाँ पे पैरा आधारित प्रश्न आ गए हैं और पैरा को आप खुद से रीड करें। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से रीड कर सकें। अब इसके बाद मैं सीधे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं आराम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं।
उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उन बिंदुओं से शुरू होती है जिनका मीनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। तो ये था तारीख़ फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं? त्रिकोणीय संबंध की बात कर रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों को नवोदित वर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 93, ये वही पैरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पैरा आप पढ़ लेंगे तो उसी से आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। सब सेम पैरा दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है 93। तो 93 में बोल रहा है मीनहाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है तबकाते नासिरी। 94, बर्नी का तारीख ए फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी भी देना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। अलग से मुझे वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसी से आपको जानकारी दे दूँ। बिहार में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। जिन लोगों ने नेट कंप्लीट किया है या पीएचडी कंप्लीट किया है तो वो लोग वहाँ भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, 47,000 के आसपास। तो आप 4,700 के लगभग आई है। मैंने नंबर फिगर में थोड़ा सी मिस्टेक कर दी। तो आप अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट सरकारी वाली है। तो उसकी डिटेल्स अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी मैं लेट आपको जानकारी दे रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं इस पर ला रही हूँ। और अगर किसी को इस पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो मैं वीडियो ला दूँगी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो जो सही है ऑप्शन 4 हो जाएगा। बर्नी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित में से कौन सा सही विकल्प है, चुनें। तो जो विकल्प सही है उसी का हमें चुनाव करना है। ये विकल्प होगा सेकंड नंबर, ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीति ने भारतीय किसानों को कर्जदार बना डाला। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी एक नया पैरा है, आप इसे रीड कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो जो कारण नहीं था वो था प्रथम अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम पैरा है, एक पैरा को आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसको उत्तर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये है 98। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो जिसका विलय नहीं हुआ था वो कौन सा था? तो ये था अवध। ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिपाहियों की बगावत मानते हैं? तो कौन ऐसा मानता है? ये मानते हैं जॉन डब्ल्यू के। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला। हाँ, तो निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया है? तो हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग जो करने वाले थे
वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो मैंने अभी जैसा बीच में वीडियो में आपको बताया था कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और इतिहास में बहुत अच्छी सीटें निकली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर उसमें अप्लाई करिए। और इसकी डिटेल मैं नहीं लाई हूँ, और अगर मुझे लगता है ऐसा कि मुझे आपको जानकारी देने में लेट हुआ है, अगर वाकई में आपको कहीं से डिटेल नहीं मिल रही है तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगी इन फ्यूचर। और ये जो हम लोग सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री का सेकंड पेपर का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी कल से हम थर्ड पेपर जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते थे नेट के, उस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपको ले आई हूँ प्लेलिस्ट देखने के लिए। मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं ज़्यादातर ओल्ड पेपर ही प्रोवाइड करती हूँ नेट के, पीजीटी, टीजीटी के। तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस सेट और ओल्ड पेपर काफ़ी मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड किए हैं, आप एक बार इसमें विज़िट करें। तो कल फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। और ये हमारा लाइव का जो चल रहा था सेकंड पेपर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कल एक नई सीरीज़ के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।